अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से मुतालिक मैंने आपको थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस करवाए और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बैंक रिकन्सिलिएशन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। आपने सिर्फ थ्योरेटिकली या एकेडमिकली क्लासरूम के लिए इस चैप्टर को नहीं सीखना, बल्कि प्रैक्टिकली ऑफिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उसमें आपको बैलेंसेस दिए हुए थे कि ये कैश बुक का बैलेंस है, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, फिर वो एरर होते थे अनक्लियर्ड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक, डायरेक्ट डिपॉजिट वगैरह। अब सवाल ध्यान में ये आता है कि ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट होती है, हम कैसे ये काम करेंगे। तो आज मैं आपको ज़रा सा प्रैक्टिकल वर्क कराऊंगा, क्वेश्चन हम बनाने जाएंगे कि जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन नॉर्मली मिलता है डिटेल के साथ, वो बनता कैसे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमें काफ़ी हद तक इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करने में और जो है वो हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक सवाल मैंने आपको दिया हुआ है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक and the bank statement of Bisma and Company is shown below as on March 31, 2019। 2019 मार्च के ऊपर आपको बिस्मा एंड कंपनी का कैश बुक के बैंक वाला कॉलम आपको बताया गया। अगर आपको ध्यान में हो कैश बुक का कंसेप्ट, कैश बुक की दो साइड्स होती थी, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड पे तीन कॉलम होते थे, डिस्काउंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यहाँ पर हमने रिसिप्ट साइड वाला कैश एट बैंक वाला कॉलम लिया, बाकी दो कॉलम हमने यहाँ पे नहीं लिए। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि पेमेंट साइड पे भी तीन कॉलम होते थे, परचेज, डिस्काउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो यहाँ पर पेमेंट साइड पे हमने कौन सा वाला कॉलम लिया, बैंक वाला कॉलम लिया है। अब रिकन्सिलिएशन क्या है, ये अगर आप मेरा पहला वाला लेक्चर अपने ध्यान में रखें, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टार्ट होता है तो तीन बेसिक काम हम करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम एंडिंग बैलेंसेस फाइंड करते हैं कि कैश बुक का एंडिंग बैलेंस क्या है और बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस क्या है। उसके बाद कुछ एरर्स ऐसे होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो कैश बुक में रिकॉर्डेड होंगी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं होंगी। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड होंगी, कैश बुक में नहीं होंगी। हमें इन तमाम एरर्स को, रॉन्गली रिकॉर्डेड आइटम्स को या अनरिकॉर्डेड आइटम्स को सर्च आउट करके उसकी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने बैलेंसेस को फाइंड आउट करना है, एंडिंग बैलेंसेस को। आपके सामने कैश बुक मौजूद है, कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है उसकी पूरी डिटेल्स हैं, रिसिप्ट्स कितना अमाउंट हुआ, पेमेंट कितनी हुई। उसके अगेंस्ट बिस्मा एंड कंपनी को जो बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई है उसकी दो साइड्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, एक विड्रॉल साइड और दूसरी डिपॉजिट साइड। बैंक आपको एज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा होता है, जब उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी यानी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो आपको क्रेडिट करेगा, और जब उसकी लायबिलिटी कम होगी यानी आप विड्रॉल करोगे तो आपको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। अच्छा जी, अब हम इसकी करेंगे मैचिंग। सबसे पहले हम सवाल स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। मार्च 1 क्या ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस कैश बुक का, ये पूरी की पूरी रिसिप्ट साइड आपने क्रॉस मैच करनी है पूरी की पूरी डिपॉजिट साइड से। यानी कैश बुक का डेबिट बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से टैली करना है, वाइस वर्सा कैश बुक का क्रेडिट साइड आपने बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड से क्रॉस मैच करना है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस मार्च 1 31,875, एग्जैक्टली इतना ही बैलेंस हमें क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, ये अमाउंट मैच होता चला जा रहा। उसके बाद मार्च 7 को हमने कैश डिपॉजिट किया होगा, रिसिप्ट साइड पे आ रहा है, हमने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 4,688 यहां से हमारे पास मार्च 7 में मैच हो गया। उसके बाद मार्च 29 मुसब एंड कंपनी का हमें एक चेक रिसीव हुआ होगा जिसका नंबर है 123, जिसका अमाउंट है 2,068, हुआ अमाउंट यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। अयान एंड कंपनी का चेक नंबर 5646, 6,000 का, वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 31 मार्च का कैश हमने डिपॉजिट किया, हमें नजर आ रहा है, ये हमने ट्रेस आउट कर लिया। अब जरा इन चीज़ों की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आपने देखने हैं बैलेंसेस। तीनों बातें मेरी याद रखिएगा ध्यान में। प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन के तीन स्टेप है। सबसे पहले आपने एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है कैश बुक का, और एंडिंग बैलेंस आपने फाइंड आउट करना है बैंक स्टेटमेंट का। तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्या मिल रहा है आपको, 31 मार्च को आपका जो एंडिंग बैलेंस है एज पर कैश बुक दैट इज 30,488। इसी डेट को
आपका बैंक स्टेटमेंट आपको जो बैलेंस शो कर रहा है वो है 31,729। ये दोनों अमाउंट आपस में मैच नहीं है, हमें इन दोनों को रिकंसाइल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर द कैश बुक 30,488, बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट 31,729। अब मैंने रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक मैच की डिपॉजिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट से, तो मुझे ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे कैश बुक में डेबिट साइड पे मिली, लेकिन वो चीज़ें बैंक के क्रेडिट साइड पे मौजूद नहीं है। इसका ज़रा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं क्या है। अगर आप गौर करेंगे, आपने रिसिप्ट साइड पे 2062 रुपीज़ का एक चेक शो किया हुआ है मुसब के नाम से। ये क्या होगा, चेक आपको मुसब ने दिया। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा कि मुसब आपका एक कस्टमर है, आपका अकाउंट रिसीवेबल था, उसने आपको चेक दिया महीने के आखिरी तारीखों में, 29, 30, 31 की तारीखों में। वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो चेक बैंक में शो नहीं हो रहा। तो ऐसा चेक जो हमें कस्टमर से रिसीव होता है, लेकिन हम उसको बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं करते या नज़र नहीं आ रहा होता, उसको टेक्निकली हम कहते हैं अनक्लियर्ड चेक। यानी वो चेक क्लियरेंस के प्रोसेस में चला गया, मुसब के अकाउंट से पैसे निकल के हमारे अकाउंट में आने हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्लियर होने हैं लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ऐसे चेक को हम क्या कहते हैं, अनक्लियर्ड चेक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहली चीज जो हमें मिली वो क्या मिली, अनक्लियर्ड चेक्स दो हैं। अयान का चेक 6,000 रुपए का, वो भी क्रॉस, उसका भी अगर टिक नहीं लगा हुआ, वो भी मैच नहीं हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के कि ये अमाउंट मेरे लिस्ट में नोट कर लिए। अनक्लियर चेक पहला है चेक नंबर 123 अयान का, मुसब का, जिसकी अमाउंट है हमारे पास 2,062 रुपीज़। दूसरा चेक नंबर एक और कस्टमर का है 546, जिसका नाम है अयान और उसका अमाउंट है 6,000। ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये हुआ कि मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट में नोट कर लिया। अब हम इसी तरह बैंक कैश बुक की क्रेडिट साइड मैच करेंगे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से। तो पेमेंट साइड पे जाइए, क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड पे जाइए। रेंट के लिए आपने चेक नंबर 44 इशू किया, 3,488 चेक नंबर 44 प्रेजेंट हो गया बैंक में, ये हमने इसको टिक लगा दिया। बैंक कॉल में पेमेंट साइड पे हसन, अब कौन होगा जिसको हम पेमेंट करते हैं नॉर्मली, वो कौन होता है, वो हमारा सप्लायर होता है। सप्लायर हसन को हमने पेमेंट की चेक नंबर 45। क्या ये चेक नंबर यहाँ पे मौजूद है लिस्ट में, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, हम चेक इशू कर चुके हैं, हमारे पास से चेक चला गया, ठीक है, और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ऐसा चेक जो हम इशू करें और वो बैंक में प्रेजेंट ना हो, उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे नंबर 2 पे अनप्रेजेंटेड चेक, यानी वो चेक जो हम इशू कर चुके हैं लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे। चेक नंबर 45 और रेफरेंस के लिए हम नाम भी लिख देंगे हसान। चेक नंबर 45, अमाउंट है 4,312, हसान एंड कंपनी का चेक। उसके बाद मार्च 13 को चेक नंबर 46 हमने इशू किया, रयान एक सप्लायर को डेफिनेटली किया होगा, 7,668, ये अमाउंट हमारा मैच हो गया। ये चेक 46 नंबर चेक हमारा प्रेजेंट हो गया, बैंक में से अमाउंट निकल गई, रयान का चेक बैंक से प्रेजेंट हो गया, निकल गया। फिर मार्च 18 को एक और चेक है जो हमने एक और सप्लायर या किसी आउटसाइडर को इशू किया होगा जिसका नाम है आयशा, चेक नंबर 47, 1,312। ये चेक हमारे कैश बुक में मौजूद है, बैंक में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये चेक जो आयशा का चेक है 47, ये भी हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक है जिसको हम इशू कर चुके हैं, लेकिन ये अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा। इस तरह आप देख रहे हैं कि पूरी कैश बुक में या तो चेक साइन लगा या क्वेश्चन मार्क लगा। जो चेक साइन लगा वो अमाउंट टैली हो गई थी, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया उसको मैंने इस लिस्ट में शामिल कर लिया अपने पास। ये सेकंड स्टेप था, हमने कैश बुक को स्टैंडर्ड लिया
और कैश बुक की ट्रांजैक्शन को हमने बैंक स्टेटमेंट से टैली किया और जो चीज़ें मिसिंग थी बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसकी हमने लिस्टिंग कर ली। अब हम रिवर्स काम करेंगे, तीसरा स्टेप रिवर्स काम करेंगे। अब हम बैंक स्टेटमेंट को लेंगे एज अ स्टैंडर्ड और उसको मैच करेंगे विद द कैश बुक। अब ऐसी चीज़ें जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद हैं लेकिन कैश बुक में मौजूद नहीं, उसकी भी हम लिस्टिंग करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें टिक होने से रह गई। पहले आप डेबिट साइड से स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं। 51 रुपीज़ और 192 रुपीज़, ये दो चीज़ें ऐसी है जिस पर ना क्वेश्चन मार्क है ना चेक साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है लेकिन कैश बुक में शो नहीं हो रही। अभी क्या हो सकता है, विड्रॉल साइड पे 51 रुपीज़ बैंक ने आपसे काटे, किस चीज़ के, सर्विस चार्जेस, यानी बैंक आपसे सर्विस चार्जेस काट चुका है 51 रुपीज़ के, जो आपके कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दोगे कि सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक या डेबिटेड बाय बैंक बट not shown in the cash book, that is amounting to rupees 51। इसी ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा के इसको लिस्ट में शामिल कर लिया। इसके बाद एक और अमाउंट हमें डेबिट साइड पे शो हो रही है 192 रुपीज़। ये है इंश्योरेंस, यानी आपके बैंक ने आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करते हुए आपका इंश्योरेंस जो 192 रुपीज़ का बनता है वो उन्होंने पे कर दिया, यानी आपका इंश्योरेंस पे हो गया, बैंक से पेमेंट हो गई, वो आपके कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं था। तो इस पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा के और यहाँ पे इसको लिस्ट में शामिल कर देते हैं कि बैंक पेड इंश्योरेंस ऑफ बिस्मा कंपनी ऑफ ₹192 नॉट शोन या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे चलते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट की जो डिपॉजिट विड्रॉल साइड है उस पे तमाम चीज़ों को हमने आपस में क्रॉस चेक कर लिया। तो चेक साइन लगा दिया, टिक लगाने का मतलब दोनों मैच हो गई। क्वेश्चन मार्क लगाने का मेरा मकसद ये था कि वो चीज़ें हम इस लिस्ट में शामिल कर लें ताकि बाद में हम आराम से रिकंसिलिएशन बना सकें। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पूरी मैच होगी। अब चलते हैं बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे कौन सी अमाउंट ऐसी है जिसपे चेक साइन ना लगा हो, क्वेश्चन मार्क ना लगा हो। नंबर 1 2000 रुपीज़। क्या है ये 2000? चेक नंबर 912 हम्माद, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये जमा हुए, डिपॉजिट हुए हैं, जमा हुए हैं, किसकी तरफ से? हम्माद। अब हम्माद कौन होगा? डेफिनेट सी बात है ये हमारा कस्टमर होगा जिसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए वो चेक वो अमाउंट हमारे पास कैश बुक में शो नहीं हो रही। तो इसको हम क्या नाम देंगे कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय हम्माद, यानी कस्टमर not shown by Mr. Hammad ₹2000 not shown in cash book। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के इस अमाउंट को लिस्ट में शामिल कर दिया। और कोई अमाउंट है? एक अमाउंट और है, बिल्स कलेक्टेड 1687। आपके बैंक में क्रेडिट आ रहा है, डिपॉजिट आ रहा है, बिल कलेक्टेड, यानी बैंक ने आपका बिल रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया, लेकिन बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन वो चीज आपके कैश बुक में शो नहीं हो रही है, बट नॉट शोन इन कैश बुक, और इसका अमाउंट था 1687 रुपीज़। ये मैंने चेक साइन क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप कुछ बचा? यस 235 रुपीज़ का एक और अमाउंट है। डिटेल क्या है कि मार्च 21 को बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया या डिपॉजिट किया, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, सॉरी इन द कैश बुक, और उसका अमाउंट निकला 235। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब आप देखेंगे इस लिस्ट के अंदर कोई अमाउंट आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस पे चेक साइन ना लगा हो, टिक मार्क ना लगा हो, या जिस पे क्वेश्चन मार्क में ना लगाया हो। जिस पे क्वेश्चन मार्क लगे थे इसका मतलब है वो चीज़ें एक जगह रिकॉर्ड थी, इसी एक जगह रिकॉर्ड थी, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं थी। इन क्वेश्चन मार्क की मैंने एक लिस्ट बना दी। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उस क्वेश्चन की शेप में आ गया जो नॉर्मली आपको बुक्स में मिलता है, जो नॉर्मली आपके एग्जाम में आता है। ये सवाल बनता कैसे है, इसके लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है।
कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को सामने रख के एक एक आइटम को चेक करना पड़ता है। तो आज मैंने आपको सिखाया कि हम किस तरीके से इन ट्रांजैक्शंस को क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन को एक शेप दे दी है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्लस करनी है, कहाँ पे माइनस करनी है। तो अनक्लियर चेक, वो चेक जो बैंक में हमने डिपॉजिट तो कर दिए थे लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहे थे। अनक्लियर चेक मतलब हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिसिप्ट चार्ट पे आ चुके हैं, पैसे जमा हो गए हमारे कैश बुक में और वो पैसे बैंक स्टेटमेंट में जमा नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस टू बैंक स्टेटमेंट करेंगे। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक, यानी वो चेक जो हमने अपने सप्लायर को इशू कर दिए थे लेकिन वो चेक हमारे सप्लायर बैंक तक लेके नहीं गए, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है पेमेंट साइड पे लेकिन बैंक में वो पे नहीं हुए, बैंक ने उसको पे करना है। तो क्या करेंगे, अभी से उसको बैंक से माइनस कर लेते हैं ताकि हम अपना रिकॉर्ड टैली कर सकें। उसके बाद सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने आपसे सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए लेकिन आपके कैश बुक में शो नहीं थे, 51 रुपीज़ बैंक ने डिडक्ट कर लिया, माइनस कर लिया, आपने माइनस नहीं किया, अब आप भी उसको माइनस करोगे ताकि आपका रिकॉर्ड टैली हो जाए। बैंक पेड इंश्योरेंस ऑफ ₹192 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, बैंक ने पेमेंट कर दी, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक से माइनस करोगे। नंबर 5, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर हम्माद, कस्टमर ने 2000 रुपीज़ आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, आपके अकाउंट में आ गए लेकिन वो कैश बुक में शो नहीं हो रहे थे, बैंक में जमा हो गए, अब हमें उसको कैश बुक में ऐड करना है। नंबर 6, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक आपके लिए कलेक्शन कर रहा है, बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है बिल रिसीवेबल का जो कि आपके कैश बुक में नहीं था, बैंक में डिपॉजिट हो गया, अब हम उसको कैश बुक के अंदर शो करेंगे। उसके बाद आखिरी चीज़ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया है, अपनी लायबिलिटी बढ़ाई, यानी आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया जो कि कैश बुक के अंदर शो नहीं था, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, आप उसको कैश बुक में प्लस करोगे। तो रिकंसिलिएशन की तरफ चलते हैं। रिकंसिलिएशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देंगे ऐड टू कैश बुक, कैश बुक में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। लिस्ट में से सबसे पहली चीज़ नंबर 5 पे डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर जिसका अमाउंट बना था हमारे पास 2000 रुपीज़। उसके बाद प्लस सी पे नंबर 6 बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल रिसीवेबल जो आपके बैंक ने आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया था 1687 रुपीज़। उसके बाद प्लस सी पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, यानी बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड या इंटरेस्ट इनकम अमाउंटिंग टू ₹235 प्लस सी के, ये हमारे पास 3 आइटम थे, इनको प्लस करके इसका टोटल हम मेन कैश बुक के कॉलम में ले जाएंगे 2000, 1687 एंड 235, 3922 रुपीज़ हम अपने कैश बुक में ऐड करेंगे। प्लस सी के बाद बारी होती है माइनस सी की, यानी लेस टू कैश बुक, यानी ऐसे आइटम जो बैंक पे कर चुका है, हमने नहीं किए, वो दो हैं, सर्विस चार्जेस और दूसरा इंश्योरेंस। नंबर 3 पे सर्विस चार्जेस, अब रेफरेंस के लिए हम वही नंबर लिखते हैं जो क्वेश्चन में चल रहा है। सर्विस चार्जेस यानी बैंक चार्जेस जिसकी अमाउंट है 51, और इसके साथ एक और चीज़ है नंबर 4 पे इंश्योरेंस जो बैंक ने आपके लिए पे की है, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹192, इन दोनों का टोटल ले लेते हैं 51 प्लस 192, 243 रुपीज़ आपके कैश बुक से ओवरऑल माइनस होंगे, प्लस सी माइनस सी। अब बारी है प्लस बी, ऐड टू बैंक स्टेटमेंट। प्लस बी कौन कौन सी चीज़ें थी, नंबर 1 अनक्लियर चेक, दोनों को अमाउंट को मिला के साथ हम लिख सकते हैं। नंबर 1 अनक्लियर चेक, या चाहें तो आप चेक वाइज अलग अलग अमाउंट लिख लो। 2062 चेक नंबर 1, 2, 3 जो मुसब का था, और इसी तरह चेक नंबर
546 जो अयान का था, 6000 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8062 रुपीज़ आपके बैंक में ऐड हो जाएंगे। प्लस बी के बाद अब बारी है आखिर में माइनस बी, यानी लेट्स डू बैंक स्टेटमेंट। देखते हैं माइनस बी में हमारे पास दो अनप्रेजेंटेड चेक थे। नंबर 2 पे अनप्रेजेंटेड check number 1 is 45 for Hassan, that was 4312, and then check number 47 of Aisha 1312। इन दोनों का अमाउंट देख लेते हैं। 4312 प्लस 1312 5624, 5624 रुपीज़ आपके बैंक से हो जाएंगे माइनस। अब देखते हैं कि इसका एडजस्टेड बैलेंस क्या आ रहा है एज ऑन मार्च 31, 2019। 31,729 प्लस 8062 माइनस 5624, 34,167, 34,167। अब दूसरी तरफ 30,488 प्लस 3922 माइनस 243, 34,167। इसका मतलब है हमारा अमाउंट ऑफ बोथ द बुक्स हैज़ रिकनसाइल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रैक्टिकली हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को बैठ के आपस में मैच करते हैं। मैच करने के बाद उसकी लिस्टिंग करते हैं और उस लिस्ट से फिर हम उसकी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उम्मीद है आज के इस क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और मज़ीद अगर आप कुछ और क्वेश्चंस या टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। और साथ ही साथ जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ग्रुप में शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।